हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर रहने वाला है। क्लास 11th की जो आपकी किताब दी गई है, उस किताब का आपका जो पार्ट ए दिया गया है, पार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये आपकी किताब दी गई है। इस किताब का हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, की भारतीय संविधान के क्या क्या कार्य हैं। दो पार्टों में आपकी किताब डिवाइड की गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर में आपका जो फर्स्ट पार्ट लगा है, इसमें भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहारों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपके जो है लगभग 17 लेक्चर्स दिए गए, 17 लेसन दिए गए हैं। और दूसरे पार्ट में आपको जो है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने, जहाँ पे आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति, विकास वगैरह आप सबको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो है 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, और फिर लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर का देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले इस किताब को शुरू करने से पहले आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। संविधान है क्या? संविधान एक तरफ की ऐसी किताब है जिसमें जो है कानूनों का वर्णन किया गया है, ऐसे कानून जिनके आधार पर जो है किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और संविधान बना कब है? संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसे जो है लागू किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में वर्तमान समय में लगभग जो है 470 के आसपास कुछ अनुच्छेद बताए गए हैं, और इसके अलावा जो 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि संविधान का क्या अर्थ है। अब आपको ध्यान से समझ में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के लिए भी है, जितने भी हिंदी मीडियम या स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए जो हमारे ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे जो है हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी बेस्ड किताबें पढ़ाई जाती है। तो देखिए, संविधान उन लिखित अलिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन और उन आम सिद्धांतों जिनके आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना होता है को निर्धारित करता है। अब देखिए, आपको आसान सी भाषा में समझना है। मेरा मानना है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप जो है किसी भी तरह से जो अपने एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो। तो संविधान के बारे में आपको क्या लिखना है कि संविधान उन लिखित अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। देखिए, मैं लिखित और अलिखित क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि संविधान लिखित भी होता है। हमारे देश में जो है लिखित संविधान है, अलिखित संविधान भी होता है। बाकी देशों में आपने पढ़ा होगा कि अलिखित संविधान भी है। तो देखिए, फिर दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय संविधान की 2 परिभाषाएं लिखिए। 2 परिभाषाएं आपको देनी है, ये आपको पूरी डिट्टो किताब से रटनी पड़ेगी। यहाँ पे दी गई है प्रोफेसर A.B. डाइसी के अनुसार, राज्य के संविधान में वे सभी नियम शामिल होते हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभुत्व संपन्न शक्ति का विभाजन या प्रयोग पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको 2 परिभाषा याद कर लेनी है। दूसरी परिभाषा भी दी गई है प्रोफेसर गिलक्राइस्ट की। यहाँ पे क्या बताया गया है कि राज्य का संविधान उन लिखित अलिखित नियमों या कानूनों का समूह है जो सरकार के भिन्न भिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन और उन आम सिद्धांतों के आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना होता है जो निर्धारित करता है। तो ये आपको 2 आसान सी परिभाषाएं ढूंढ लेनी है, इनको आपको याद कर लेना है। तो अब तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान का महत्व क्या है। अभी हम जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, या दूसरे ढंग से भी आपसे पूछ सकता है कि संविधान का महत्व क्या है। पहला है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान आवश्यक है। अब देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन है। मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ।
लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन है। अब देखिए जहाँ पे लोगों का शासन है वहाँ पे नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो नियम हमें किसने दिए? संविधान ने। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि पहला हम बोल सकता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। दूसरा हम बोल सकते हैं कि सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए, अब देखिए सरकार बनती किन चीज़ों से? सरकार जो है 3 इकाइयों से मिलकर बनती है। इसमें क्या आता है? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के स्वरूप को कौन निर्धारित करता है? संविधान। फिर आगे क्या दी गई है? आगे बताया गया है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 246 में ये वर्णन किया गया है कि शक्तियों का विभाजन जो है सरकार के मध्य होगा। कौन कौन सी सूचियों में? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। फिर आगे क्या बोला गया है कि सरकार और शासन को निर्धारित सीमा में रखने के लिए, सरकार और शासन को निर्धारित सीमा में रखने के लिए हमें जो है संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद क्या किया गया? व्यक्ति, राज्य, सरकार और समाज के संबंधों को निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति, राज्य, समाज और सरकार के बीच क्या क्या संबंध होंगे, ये कौन निर्धारित करेगा? भारत का संविधान। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए कानून किस तरह शासन करेगा, ये भी जो है संविधान के अंतर्गत आता है। फिर आगे बात की गई अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए लोगों के कौन से अधिकार होंगे, कौन से मूल अधिकार होंगे, क्या लोगों के कर्तव्य होंगे, ये सब जो है हमारे संविधान ने हमें दिया है। फिर आगे बात की गई है कि न्याय को सुरक्षित बनाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। न्याय को सुरक्षित बनाने के लिए अब हमने बात की इसकी सरकार के 3 अंग कौन कौन से बताए मैंने? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है सरकार के निर्माण में। तो इसलिए जो है न्यायपालिका के कार्य को निर्धारित कौन करता है? भारतीय संविधान। फिर आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून है, व्याख्या कीजिए। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून किस तरह है? तो ये समझने की कोशिश करता है। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपनी सभी शक्तियाँ जो है संविधान से प्राप्त करता है। विधानमंडल तथा संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध हो या उसका उल्लंघन करता हो। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए राज्य को सर्वोच्च कानून माना इसलिए संविधान को जो है राज्य का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो अब देखिए इस बेस पे हम कह सकते हैं कि संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? पहला कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो जो है संविधान के अंतर्गत किया गया सरकार के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि कोई भी ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती जो संविधान का उल्लंघन करती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है लोग अपने जो अधिकार या कर्तव्य है उन सब को कहाँ से प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करता है। तो इन सब के बेस पे हम कह सकते हैं कि संविधान जो है देश का या राज्य का सर्वोच्च कानून है। फिर इसके बाद बात की गई है, देखिए जिन क्वेश्चन के पीछे सन लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको जो है करके जाना है। फिर आगे बात की गई संविधान के कोई 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पहला कार्य क्या है? संविधान लोगों को अधिकारों का ज्ञान देता है। संविधान में देश के नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था की गई। जी हाँ, बिल्कुल की गई है। कुछ आपके मूल अधिकार भी दिए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर दूसरा क्या बात की गई है? सरकार के संगठन की व्याख्या। संविधान देश में अपनाई जाने वाली सरकार के संगठन की व्याख्या करती है, जिसमें अधिकारों, कार्य और उत्तरदायित्व का भी वर्णन किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या बात की गई है कि सरकार के संगठनों की व्यवस्था भी जो है संविधान के अंतर्गत की गई है कि सरकार का संगठन किस तरह से होगा, किस प्रकार की जो है सरकार देश के अंदर होगी। जब सरकार बन जाएगी तो उस सरकार का कार्य क्या होगा, अधिकार क्या होगा, इन सब का वर्णन जो है इसमें संविधान के कार्यों के अंतर्गत आता है। फिर कहते हैं कि विकसित संविधान किसे कहता है? विकसित संविधान, ये जो विकसित संविधान वाली टर्म है ये मैं आपको आने वाले चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि संविधान के जब स्रोत आते हैं तो वहाँ पे आते हैं जन्म संबंधी स्रोत और विकसित स्रोत। तो यहाँ पे हम खाली जो है विकसित स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
विकसित संविधान वह संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा ना किया गया हो। अब आपको यहाँ पे समझना है, विकसित संविधान ऐसा संविधान है जिसका निर्माण किसी समिति द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि ये जो समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद बनता रहता है। और ये संविधान का उदाहरण हमारे पास है इंग्लैंड। एक बार फिर से समझ लीजिए, विकसित संविधान ऐसा संविधान है जिसका निर्माण जो है समय और परिस्थितियों के अनुकूल हुआ है। किसी व्यक्ति ने इस संविधान को नहीं बनाया है, ना ही किसी कमेटी ने इस संविधान को बनाया। तो ऐसी स्थिति में जो संविधान बनता है उसे जो है विकसित संविधान कहता है, जो समय के अनुसार खुद बनता रहता है। फिर कठोर संविधान किसे कहते हैं? साधारण भाषा में समझे तो कठोर संविधान वह संविधान होता है जहाँ पे जो है सरलता से संशोधन नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में जो है कठोर संविधान की जो विधि जो है अपनाई गई है, क्योंकि संसद की इच्छा के विरुद्ध संविधान का कुछ ऐसा भाग है जहाँ पे जो है संसद की इच्छा के विरुद्ध जो है सरकार या कोई भी कार्यकारी सदस्य या सरकार जो है संशोधन नहीं कर सकती। एक बार फिर से समझिए, कठोर संविधान जो है संविधान का ऐसा भाग है जहाँ पे जो है संसद की स्वीकृति के बिना जो है किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका बेस्ट उदाहरण हमारे पास है भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है कठोर संविधान के उदाहरण। देखिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या भारत में कठोर संविधान है, क्या भारत में लचीला संविधान है? तो भारत में कठोर और लचीला दोनों प्रकार के संविधानों का जो है वर्णन किया गया है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कठोर संविधान के 2 गुण लिखे जो मैंने आपको पीछे बता दिया। पहला गुण है कि शासक दल अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता, ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि संसद के बिना जो है परिवर्तन करना जो है नामुमकिन है, संसद की स्वीकृति के बिना। फिर इसके बाद आता है कठोर संविधान होने से जो है केंद्रीय सरकार शक्तियों का विभाजन में परिवर्तन भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि संविधान में पहले ही जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, कुछ केंद्र को दी गई, कुछ राज्यों को दी गई है, कुछ समवर्ती सूची में दी गई है। तो कठोर संविधान में जो है जो शक्तियाँ अलग अलग सूचियों में बांटी गई है, उसमें भी जो है किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। निर्मित संविधान से आपका ज्ञान के बारे में बात की थी। विकसित संविधान ऐसा संविधान है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद बनता रहता है, और जिसे ना तो किसी समिति या संस्था ने मिलकर नहीं बनाया। लेकिन जो निर्मित संविधान है उसका उल्टा है। निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा या देश की किसी संस्था द्वारा किया गया हो। तो भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि जो है निर्मित संविधान के आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और फिर बात की गई है, यहाँ पे कुछ बताया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, जिसमें संविधान के निर्माण का कार्य जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, और इस बनाए संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उन्हें नोट कर दीजिए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में जो एग्जैक्ट समय लगा है वह लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि भैया इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी जो है हमें मोटिवेट करता है कुछ नया करने के लिए। तो इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारतीय संविधान में कितना समय लगा, तो ये आपको लिख लेना है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? संविधान सभा ने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान निर्माण में कितना समय लगा। भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा ने जो है संविधान का निर्माण शुरू कर दिया था। अब देखिए, 9 दिसंबर 1946 को जो है इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे भी रट लेना है, याद कर लेना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत में संविधान सभा किस योजना के अनुसार की गई थी? भारत में संविधान सभा की रचना जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। मई 1946 में
जो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशें पास की गई थी। आपको एक बार फिर से देख लेना है कि संविधान सभा की जो रचना की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना, जिसे जो है मई 1946 में इसकी सिफारिशों को जो है लागू किया गया था। अब देखिए संविधान सभा क्या चीज़ थी। संविधान सभा उन लोगों का समूह था जिन्होंने संविधान निर्माण में जो है अपनी भूमिका निभाई। ये आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि संविधान सभा में कौन कौन थे, निर्माण कैसे हुआ संविधान सभा का। तो जो संविधान सभा बनी थी उसका योजना का आधार क्या था, उसकी रचना का आधार, तो उसकी रचना का आधार कौन सी मिशन योजना थी, आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के चुनाव कब करवाए गए। तो भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उस वक्त जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 को। ये जो है प्रांतीय विधान सभाओं के आधार पर चुनाव हुए थे और इस विधान सभाओं के द्वारा जो चुनाव हुए थे वहाँ पे जो है 296 सदस्यों को चुना गया था। अब देखिए ये जो चुनाव हुए थे ये हुए थे सामान्य वर्ग और मुस्लिम वर्ग, ईसाई वर्ग के चुनाव हुए थे। सिख वर्ग के जो चुनाव हुए थे संविधान सभा में हुए थे अगस्त 1946 को। ये आपको नोट कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज़ में लगातार पूछा जाता है कि सिखों के चुनाव कब हुए थे, जब संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हो रहा था। तो आपको नोट कर लेना है अगस्त 1946 को आपको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है, भारतीय संविधान सभा की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहला संविधान सभा का स्तर और दूसरा हो गया संविधान सभा के एक मुस्लिम संस्था थी। संविधान सभा एक मुस्लिम प्रतिनिधि संस्था थी। चलिए सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं कि संविधान सभा का स्तर भारतीय संविधान के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई एक संस्था थी। भारतीय संविधान, अब देखिए संविधान का स्तर बताया गया है कि संविधान सभा का स्तर क्या था। इसका स्तर था कि जो अस्थाई, इसके जो सदस्य थे प्रारंभ में अस्थायी रूप से इसका सदस्यों का गठन किया था, फिर उसके बाद जो स्थायी बन गए। जो इन सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, सभी जनता ने इसमें भाग नहीं लिया था, बल्कि कुछ चुनिंदा मेंबर्स थे उन्हीं ने जो है सदस्यों को चुना था। फिर इसके बाद है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था है। प्रतिनिधि संस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा में जो है भारत के सभी वर्गों के सदस्य शामिल थे। हर वर्ग के सदस्यों ने जो है संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। तो इस बीच में हम कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में जो है संविधान सभा को विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। फिर भारतीय संविधान किसने बनाया और कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा ने बनाया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत कब आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को। कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान सभा के निर्माण का कार्य जो है संविधान सभा को सौंपा गया था। संविधान सभा का निर्माण कार्य 6 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया था और इस कार्य को संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था। तो इन्होंने अब संविधान को कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को। ये आपको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है निर्मित व लिखित संविधान, दूसरा है विस्तृत संविधान। निर्मित या लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसे लिखकर किया गया है और किसी के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा बात की गई विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान जो है देश का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। जब ये संविधान लागू हुआ था 1950 को 26 जनवरी, तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 इसमें जो अनुसूचियाँ थी और कुछ इसमें जो है भाग दिए थे। तो यहाँ पे अब देखिए वर्तमान समय में जो अनुसूचियाँ है वो 12 है और भाग लगभग 22 भारतीय संविधान में आज के डेट में दिए गए। क्या भारत का संविधान कठोर है, टिप्पणी कीजिए। मैंने पहले ही बात की गई है। जी हाँ, बिल्कुल भारत का संविधान कठोर है, क्योंकि जो है संसद की इच्छा के विरुद्ध हम जो है आसानी से जो है किसी भी संविधान के दिए गए भाग में जो है
संशोधन अमेंडमेंट नहीं कर सकते। संशोधन से मुझे याद आ रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये आपको नोट कर लेना, ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर इसके बाद है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे जो है संवैधानिक नाम चक्र ध्वज दिया गया है। फिर इसे जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था और इसका जो अनुपात था लगभग 2:3 इसे माना जाता है, लेकिन ये गलत है। 3:2 3:2 इस संविधान का जो है अनुपात स्तर माना जाता है। तो अगला प्रश्न देख, तो चलिए अभी तक हमने देखे 2-2 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो अब हम बढ़ते हैं आगे जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीला है, दानों व्याख्या कीजिए। इससे पहले मैंने बताया हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, कुछ ऐसा भाग है जिसे जो है अपनी इच्छा अनुसार केंद्र सरकार जो है संशोधित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके लिए जो है हमें संसद की स्वीकृति लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लचीला संविधान भी है क्योंकि कुछ ऐसा प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है जहाँ पे जो है संसद की इच्छा के विरुद्ध ही जो है स्वयं केंद्र सरकार जो है अपना कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। प्रश्न दिया गया है कि भारत एक गणराज्य है, विवेचन कीजिए। भारत गणराज्य है किस बेस पे हम कह सकते हैं? तो पहला है कि प्रस्तावना में वर्णन किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। तो ये आप देख सकते हैं गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान में बताया गया है। अब इसको हम प्रूव करने वाला है। जब भी गणराज्य की बात होगी तो आपको जो है देश के शासनाध्यक्ष की ओर जाना है। शासनाध्यक्ष मतलब जिसके नाम पर जो है शासन व्यवस्था चलती है। भारत में राष्ट्रपति के नाम पे चलती है। तो अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो हमारा प्रधानमंत्री है उसका चुनाव जो है हमारे देश में जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जहाँ पे शासनाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और दूसरे जो शासन व्यवस्था संचालित करने वाले जो कार्यकारी हमारे सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उदाहरण के लिए देता हूँ भारतीय प्रधानमंत्री को जो है उनके सांसद जो है लोकसभा में जो है प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाता है। फिर जो हमारा राष्ट्रपति है उसे जो है इस तरह से नहीं, राष्ट्रपति को जो है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, जहाँ पे जो है शासनाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम कह सकते हैं कि वह देश गणराज्य है, उस देश के पास गणतंत्र की शक्ति है। तो भारत के पास जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और जो है निश्चित समय के लिए जो है सदस्य को चुना जाता है। तो ऐसी स्थिति पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारत है वो एक गणतंत्र या गणराज्य है। तो ये थे 3 मार्कर क्वेश्चन, 2 ही इसमें इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही और इसके बाद हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मनीष लेक्चरर को। धन्यवाद। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।